अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ नाइन्थ क्लास। बेटा उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बेटा आज के रिवीजन लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 के जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको रिवाइज़ करेंगे। चैप्टर नंबर 4 के लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो है इसमें से आपको थ्योरी के अंदर एक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आता है और साथ इसके जो है वो 6 चैप्टर के न्यूमेरिकल का पेयर बन जाता है। तो इसलिए जो है हम आज जो है चैप्टर नंबर जो 4 है इसके लॉन्ग क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करेंगे। इसमें बेटा जो हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो 3 हैं। एक्सप्लेन द रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। बाज़ का जो है कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम और स्टेट फॉर इक्विलिब्रियम इन दोनों में से आ जाता है, और ज़्यादातर जो है ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स और डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स वाला क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। अगर हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स को देखें तो इसकी डेफिनेशन आप सबसे पहले ऊपर जो पिंक बॉक्स में बनी हुई है यही डेफिनेशन है, ऐसा आप लिख देंगे। ये पूरे का पूरा क्वेश्चन जो है आपने इसी तरीके के साथ लिखना है जैसे इधर आपको दिखाया गया है। अगर इसकी हम स्टेटमेंट देखें, स्प्लिटिंग अप ऑफ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन ऑफ द फोर्स। फोर्स का जो है अपने दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर जो है स्प्लिट हो जाना रेजोल्यूशन कहलाता है। परिपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऐसे दो कंपोनेंट्स होते हैं फोर्स के जो एक दूसरे के परिपेंडिकुलर हों, यानी उनके दरमियान 90 का एंगल हो। फोर्स के ऐसे दो कंपोनेंट या किसी भी वेक्टर के ऐसे दो पार्ट्स जो उसको डिवाइड करके हम बनाएं जिनके दरमियान जो है 90 डिग्री का एंगल हो, उनको हम परिपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। पहले हम डायग्राम को देख लेते हैं। एक हमारे पास फोर्स है F जिसको हमने रेड एरो से शो किया है, और ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है। अब अगर हम इसके जो पॉइंट ए है, वेक्टर एफ का जो हेड ए है, उधर से एक परिपेंडिकुलर ड्रा करें एक्स एक्सिस के ऊपर जो कि उसको पॉइंट बी पर मीट करेगा, तो वो आपका एफ वाई कंपोनेंट बन जाएगा फोर्स एफ का। और जो आपका ओ से बी तक जो फिर डिस्टेंस होगा या ओ से बी तक जो लेंथ बनेगी वो आपका एफ एक्स कंपोनेंट बन जाएगा फोर्स एफ का। एफ एक्स कंपोनेंट जो है वो आपका हॉरिजेंटल कंपोनेंट है और एफ वाई कंपोनेंट जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट है। तो इस तरीके से फोर्स जो है वो हम उसको दो कंपोनेंट्स के अंदर जो है परिपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तहलील कर लेंगे। अब हम इसकी जो है एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। कंसिडर अ फोर्स एफ रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ओ ए मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा जो है एक फोर्स बना रही है, और उसका जो है हमने एफ से वो लाइन जो है फोर्स एफ की वो ओ ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ड्रा ए परपेंडिकुलर ए बी ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम ए। पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ए बी ड्रा करना है एक्स एक्सिस के ऊपर, जैसे कि डायग्राम के अंदर आपको दिखाया भी है। अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल की जो हिसाब से ओ ए इज़ द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय ओ बी एंड बी ए। कि वेक्टर ओ ए जो है वो आपका ओ बी और ए बी का दोनों का रिजल्टेंट है, तो उसको हम इक्वेशन की फॉर्म में ऐसे लिख लेंगे ओ ए इक्वल टू ओ बी प्लस बी ए। द कंपोनेंट ओ बी एंड बी ए आर परिपेंडिकुलर टू ईच अदर। कंपोनेंट ओ बी और बी ए एक दूसरे के परिपेंडिकुलर हैं। दे आर कॉल्ड द परिपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ ओ ए रिप्रेजेंटिंग फोर्स एफ। ये परिपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं ओ ए के जो कि इसको वेक्टर एफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हेंस ओ बी रिप्रेजेंट्स इट्स एक्स एक्सिस। एक्स कंपोनेंट ओ बी एक्स कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए इसको हम एफ एक्स कहेंगे, और बी ए जो है ये हमारा वाई कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसको वी एफ वाई से जो है रिप्रेजेंट किया जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन 4.1 कैन बी रिटन एज। अब हम इसको एफ और एफ एक्स और एफ वाई के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। एफ इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। द मैग्नीट्यूड एफ एक्स एंड एफ वाई ऑफ फोर्स एफ एक्स एंड एफ वाई कैन बी फाउंड यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ये आपको एक स्लाइड में याद हो कि मैंने आपको जो है डायग्राम के साथ शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताई थी और साथ उसके एंगल्स के नीचे वैल्यूज़ भी थी। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखें तो हमारे पास जो है जो बेस ओवर, अगर हम इसको एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं ओ बी ए ट्राइंगल, या ए ओ बी या बी ओ ए इसको कह लें, तो ओ बी ए ट्राइंगल को अगर हम देखें तो इसमें जो है हमारे पास एफ एक्स जो है वो बेस है, एफ वाई हमारा परिपेंडिकुलर है और एफ जो है हाइपोटेनियस है। तो बेस ओवर हाइपोटेनियस जो होता है वो ओ बी ओवर ओ ए इक्वल टू कॉस थीटा, और फिर हमारे पास एफ एक्स जो है इसको रीअरेंज करें तो एफ कॉस थीटा के इक्वल आ जाता है। इसी तरीके के साथ अब हमने
जब हम परिपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस करेंगे एफ वाई ओवर एफ करेंगे तो ये हमारे पास बी ए ओवर ओ ए आ जाएगा जो कि साइन थीटा के इक्वल है। तो रीअरेंज करने के बाद एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा हो जाएगा। इक्वेशन 4.3 एंड 4.4 गिव द परिपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ एक्स एंड एफ वाई रिस्पेक्टिवली। अब इक्वेशन जो हमारे पास 4.3 है एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा, तो ये वेक्टर जो है एफ उसका जो एक्स कंपोनेंट है एफ एक्स उसके मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, और जो एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा ये उसके वाई कंपोनेंट जो है एफ वाई कंपोनेंट उसके मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। तो बेटा ये था आपका टॉपिक रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। इसको आपने अच्छे तरीके के साथ इसी तरीके से करना है। साथ डायग्राम आपने ज़रूर बनानी है, डायग्राम के बगैर ये सवाल इनकम्प्लीट है। तो डायग्राम की मदद से इसको आपने एक्सप्लेन करना है। आप ऊपर डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन में कंसीडर के बाद इसको सारे को जो है आप डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो बेटा क्वेश्चन आ रहा है जो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स है ये उसका रिवर्स है। वहाँ पर हमने एक फोर्स के दो कंपोनेंट बनाए, इधर हमें कंपोनेंट दिए हैं और कंपोनेंट से हमने फोर्स जो है उसको जो है डिराइव करना है या फोर्स को जो है हमने फाइंड करना है। हाउ वुड यू डिटरमिन द फोर्स फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से आप कैसे जो है फोर्स को डिटरमिन करेंगे ये हमने अब इसके अंदर देखना है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एक ही मीनिंग के अंदर हम लेंगे। अब हमारे पास इधर डायग्राम को फिर देखें तो दो कंपोनेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं एफ एक्स और एफ वाई। ये जो आपको येलो लाइन के अंदर जो आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही हैं एफ एक्स और एफ वाई। एफ एक्स जो है हॉरिजेंटल कंपोनेंट है और जिसकी जो लेंथ है ओ पी के इक्वल है, और एफ वाई जो है आपका वर्टिकल या परपेंडिकुलर कंपोनेंट है जिसकी लेंथ आर पी है। और जो एफ आपका फिर फोर्स इन दोनों को मिलाने से हेड टू टेल रूल की मदद से जब हम एफ वाई के हेड को जो है एफ एक्स की टेल के साथ मिलाएंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स एफ आ जाएगी जो हमारा रिक्वायर्ड यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। कंसीडर एफ एक्स एंड एफ वाई एज द परिपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ। तो फ़र्ज़ करें कि आपके पास एफ एक्स और एफ वाई दो परिपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं एक फोर्स एफ के। दीज परिपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ एक्स एंड एफ वाई आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइंस ओ पी पी आर रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर 4.8। ये कंपोनेंट्स एफ एक्स और एफ वाई इनको लाइन ओ पी और पी आर से जो है रिप्रेजेंट किया गया है जो इससे कि डायग्राम के अंदर आपको दिखाया गया है। अब हेड टू टेल रूल्स की मदद से ओ पी प्लस वो जो पी आर है आपका वो किसके इक्वल है ओ आर के। इसकी इक्वेशन बनेगी ओ आर इक्वल टू ओ पी प्लस पी आर। ओ आर जो है ये आपका फोर्स एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ एक्स जो है वो ओ पी से रिप्रेजेंट हम करवा रहे हैं, और पी आर जो है एफ वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। Thus, OR will completely represents the force F whose x y component are fx and fy respectively। अब जो फोर्स F है आपकी उसके जो है आपके कंपोनेंट्स जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आपके आ रहे हैं वो एफ एक्स और एफ वाई हैं। तो आपका जो ऊपर वाली इक्वेशन है फिर उसको हम लिखेंगे F इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो अब ये है उसकी जो है हमने वेक्टर फॉर्म निकाली। अब हम उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग निकालेंगे क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है। तो वेक्टर को दोनों चीज़ों के साथ उसका जो है हमने फाइंड करना है। वेक्टर की जो है हमने मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है और वेक्टर की डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। एफ इक्वल टू एफ एक्स स्केयर प्लस एफ वाई स्केयर अंडर रूट जो है ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए जो है हम फिर फिथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। फिर इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर जो है हमने फार्मूला देखा हुआ है। The magnitude of force F can be determined using the right angle triangle OPR। right angle triangle कंसीडर करते हुए हम जो है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे OPR का। तो हमारे पास OR स्केयर इक्वल आ जाएगा OP स्केयर प्लस PR स्केयर। तो F स्केयर इक्वल टू एफ एक्स स्केयर प्लस एफ वाई स्केयर हमारे पास जो है इसका जो रिज़ल्ट आ जाएगा। और फिर अगर हम इसका अंडर रूट लें दोनों साइड पे f लेने के लिए तो f इक्वल टू एफ एक्स स्केयर प्लस एफ वाई स्केयर अंडर रूट जो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा फोर्स f का। अब मैग्नीट्यूड लेने के बाद हमने इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो डायरेक्शन के लिए हम थीटा फाइंड करेंगे। टेन थीटा इक्वल टू पी आर ओवर ओ पी। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले टेबल को देखें तो वहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू है पी आर ओवर ओ पी। पी आर आपका जो है परिपेंडिकुलर को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है और ओ पी जो है आपका बेस का। तो टेन थीटा इक्वल होता है परिपेंडिकुलर ओवर बेस। तो पी आर एफ वाई के इक्वल है और ओ पी आपका एफ एक्स के इक्वल है, तो उनकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो टेन थीटा इक्वल हो जाएगा एफ वाई ओवर एफ एक्स।
और थीटा इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो ये आपने जो है डायरेक्शन भी देखी कैसे फाइंड करनी है हमने। तो फोर्स को जब डिटरमिन करना है तो इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें फाइंड करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इस क्वेश्चन को भी आपने ऐसे ही बिल्कुल डायग्राम की मदद के साथ करने हैं, डायग्राम के बगैर ये वाला क्वेश्चन और इससे पहले वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा जो क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर शेप थिन लेमना। एक आपके पास इरेगुलर शेप थिन लेमना शीट होगी या किसी भी मटेरियल की कोई चीज़ हो सकती है जिसकी रेगुलर शेप ना हो। रेगुलर शेप जैसे स्क्वायर होता है, सर्कल होता है, रेक्टेंगल होता है या ट्राइंगल है, तो इनकी शेप की मदद से हम जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास इरेगुलर शेप को आ जाए तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसको फाइंड करने के लिए हम इधर एक्सपेरिमेंट एक देखेंगे जिसकी मदद से हम इन ऑब्जेक्ट्स का जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ईजीली फाइंड कर सकते हैं जिनकी शेप जो है वो रेगुलर नहीं है, इरेगुलर शेप है। A simple method to find the center of gravity of a body is by the use of plumb line। प्लम लाइन जो है अगर हम इसको देखें, डायग्राम नेक्स्ट आपको दिखाई गई है, ये जो ए डायग्राम है ये प्लम लाइन को शो कर रही है। एक स्ट्रिंग के साथ हम एक हैवी बॉब बांधते हैं जो कि किसी मेटल की बनी होती है, जैसे आमतौर पर आयरन की या स्टील की बनी होगी, तो इसको हम प्लम लाइन कहते हैं। और ये जो है प्लम लाइन हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। इसकी अगर डेफिनेशन हम देखें प्लम लाइन की तो वो यही है, अ प्लम लाइन कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटल बॉब लेड और ब्रास सपोर्टेड बाय स्ट्रिंग। एक प्लम लाइन जो है छोटी मेटल की बॉब की या लेड की या ब्रास की बनी होगी जो कि एक रस्सी के साथ जिसको बांधा होता है। व्हेन द बॉब इज सस्पेंडेड फ्रीली बाय स्ट्रिंग इट रेस्ट along the vertical direction due to its weight acting vertically downward as shown in figure। जब हम इसको लटका देते हैं इस बॉब को रस्सी के साथ बांधकर फ्रीली तो ये वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर जो है एक्ट करती है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ उसके वेट के डायरेक्शन में होता है। तो आप सीधी लाइन वर्टिकल लाइन ड्रा कर सकते हैं इसकी मदद से। इन द स्टेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉब इज एग्जैक्टली बिलो इट्स पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो जहाँ से हमने इसको बांधा है इस हालत में इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल उस पॉइंट के नीचे होता है लाइन के अंदर। नेक्स्ट जो है आपका एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि किस तरीके के साथ आपने जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है इरेगुलर प्लेट लेमना का। टेक एन इरेगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड। एक कार्डबोर्ड का आप बेतरतीबी शक्ल वाला पीस ले लें। मेक होल्स ए बी एंड सी एज शोन इन फिगर नियर इट्स एज। उसके किनारों के ऊपर आप 3 होल कर लें, ए बी और सी उनका नाम रख लें। फिक्स अ नेल, एक नेल दीवार के अंदर गाड़ें। सपोर्ट द कार्डबोर्ड ऑन द नेल, इस नेल के ऊपर कार्डबोर्ड को लटका दें। सो दैट द कार्डबोर्ड कैन स्विंग फ्रीली। इसको ऐसे लटकाना है कि कार्डबोर्ड जो है फ़र्ज़ करें पॉइंट ए से लटकाया तो ईज़िली ए के अबाउट जो है रोटेट कर सकें या वाइब्रेट कर सकें या हिल सकें। द कार्डबोर्ड विल कम टू रेस्ट विद इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी जस्ट वर्टिकली बिलो द नेल। जैसे ही नेल के नीचे बिल्कुल सीधा आकर कुछ देर के बाद कार्डबोर्ड रेस्ट में हो जाएगा। वर्टिकल लाइन फ्रॉम ए कैन बी लोकेटेड यूजिंग अ प्लम लाइन हैंगिंग फ्रॉम द नेल। अब आप उस कील के साथ जो है वहाँ पर प्लम लाइन को लटकाएंगे तो प्लम लाइन की मदद से आप बिल्कुल सीधा जो कील से लेकर नीचे तक जो है उस कार्डबोर्ड के ऊपर लाइन ड्रा कर लें। मार्क द लाइन ऑन द कार्डबोर्ड बिहाइंड द प्लम लाइन। प्लम लाइन के पीछे लाइन लगा दें। रिपीट इट बाय सपोर्टिंग द कार्डबोर्ड फ्रॉम होल बी। अब आपने इसी तरीके से कार्डबोर्ड को जो है उसका होल बी नेल के अंदर लटकाना है, उसके ऊपर प्लम लाइन जो है वो लगा बांध कर आपने नीचे लाइन ड्रा कर देनी है। द लाइन फ्रॉम बी विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट जी। सिमिलरली ड्रा अनदर लाइन फ्रॉम द होल सी। इसी तरीके के साथ आपने होल सी से जो है एक और लाइन ड्रा करनी है। आपने पहले ए से लाइन ड्रा की, उसी तरीके के साथ बी से और फिर सी से आप जो है लाइन ड्रा करेंगे। नोट दैट दिस लाइन आल्सो पासिस थ्रू जी। और आप इस चीज़ को नोट करेंगे ये लाइन भी एक पॉइंट जी में से गुजर रही है। इट विल बी फाउंड दैट ऑल द वर्टिकल लाइंस फ्रॉम होल्स ए बी सी हैव कॉमन पॉइंट जी। आप देखेंगे कि जो जितनी भी आपने ए बी और सी से लाइनें लगाई हैं वो सब एक ही पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को मीट कर रही हैं। उस पॉइंट को हम जी का नाम देते हैं। जिस कॉमन पॉइंट जी इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कार्डबोर्ड। तो ये कॉमन पॉइंट जो जी है आपका वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कार्डबोर्ड का कहलाता है। तो इस तरीके से आप किसी भी शेप के जब आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो बेटा आ रहा है क्वेश्चन वो है डिफाइन इक्विलिब्रियम, डिस्क्राइब कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम को डिफ़ाइन करें और इस इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को डिस्क्राइब करें। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि आपने इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना। कुछ बच्चे कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम में 3 स्टेट्स लिखाते हैं और जब बाद का स्टेट्स फॉर इक्विलिब्रियम आता है तो उसमें कंडीशंस लिखाते हैं। तो जहाँ पर कंडीशन आ जाए वहाँ पर इक्विलिब्रियम की 2 ही कंडीशन हैं, फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन। और अगर आपको स्टेट्स का बताया जाए तो फिर 3 स्टेट्स हैं जिनको हम आगे रिवाइज करेंगे, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। उसको आपने जो है रिवाइज करना है और वहाँ पर पेपर में वही लिखना है। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन देखें, अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ़ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो हो जाए या कोई नेट फोर्स एक्ट ना कर रही हो तो उस बॉडी को हम जो है इक्विलिब्रियम में कहेंगे या उसकी हालत को इक्विलिब्रियम की स्टेट कहेंगे। देर आर 2 कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशंस हैं, फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम और सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। अगर हम फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम को देखते हैं तो इसकी डेफिनेशन बनेगी, अ बॉडी इज सेड टू बी सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट इज़ ज़ीरो। एक बॉडी जो है उसको इक्विलिब्रियम में कहेंगे अगर उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं उन सब का रिजल्टेंट जो है वो ज़ीरो हो तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। लेट एन नंबर ऑफ फोर्सेज F1 F2 F3 एंड सो ऑन Fn आर द एक्टिंग ऑन द बॉडी सच दैट। फर्ज करें आपके पास n नंबर, कोई भी नंबर है, 5 6 10 या सैकड़ों में एक फोर्सेस हैं जो बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं। इनको आगे सम अगर देखें, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस सो ऑन प्लस Fn इक्वल टू ज़ीरो। तो इन सब के सम को हम जो है सिग्मा F से डिनोट कर देंगे। सिग्मा का जो सिंबल है ये ग्रीक लेटर जो है सिग्मा कहलाता है और सिग्मा का सिंबल सबमिशन के लिए हम यूज़ करते हैं। जहाँ पर बहुत सी चीज़ों का सम आपने इकट्ठा लिखना हो मजमूए के तौर पर, वहाँ पर सिग्मा का सिंबल डाल देते हैं, इससे मुराद सबमिशन ही होता है। तो सिग्मा एफ इक्वल टू ज़ीरो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इक्वेशन 4.9 जो है इस फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम जो है फर्स्ट कंडीशन को जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर देखें तो फिर आपके पास एफ एक्स डायरेक्शन में जितनी फोर्सेस यानी कि जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन के अंदर लेफ्ट से या राइट से एक्ट कर रही हैं उन फोर्सेस का सम, और एफ वाई जो है आपके यानी वर्टिकल या परिपेंडिकुलर फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं जो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो उन सब का सम ज़ीरो होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट कंडीशन फिर फुलफिल होगी। तो अगर हम इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर देखें, द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम कैन आल्सो बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी एज। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को जो है हम एक्स और वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस में भी बयान कर सकते हैं। इसके अंदर F1x F2x F3x सो ऑन Fnx इक्वल टू ज़ीरो, और अगर y कंपोनेंट की बात करें तो F1 प्लस F2y प्लस F3y प्लस सो ऑन Fny इक्वल टू ज़ीरो, या फिर सिग्मा Fx इक्वल टू ज़ीरो यानी x डायरेक्शन में जितनी भी फोर्सेस राइट साइड से या लेफ्ट साइड से एक्ट कर रही हैं उन सब का सम ज़ीरो हो, या फिर Fy इक्वल टू ज़ीरो यानी कि ऊपर और नीचे से जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उन सब का सम ज़ीरो हो, तो फिर आपकी जो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर होगी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम आ रही है। इसके अंदर क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम a body satisfies second condition for equilibrium when the resultant torque acting on it is zero मैथमेटिकली सिग्मा टा इक्वल टू ज़ीरो। अगर किसी बॉडी के ऊपर टार्क एक्ट कर रहा है, फोर्स की वजह से टार्क प्रोड्यूस हो रहा है, अगर उस टार्क का सम जो है ज़ीरो हो तो फिर बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम को सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम को फुलफ़िल करते हुए इक्विलिब्रियम में होगी। नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें हम स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम इनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि इक्विलिब्रियम की 3 स्टेट्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अ बॉडी सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ़ आफ्टर स्लाइटेस्ट टिल्ट इट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। एक बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में होगी अगर वो थोड़े से उसको हिलाने के बाद अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस आ जाए। व्हेन अ बॉडी इज़ इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ एट लोएस्ट पोजीशन। जब बॉडी स्टेबल जो है इक्विलिब्रियम में होगी तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है लोएस्ट पोजीशन में होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मेन डिफरेंस है इन तीनों स्टेट्स के अंदर। स्टेबल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पोजीशन पे होती है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हाईएस्ट पोजीशन पे होती है, और जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है उसमें बिटवीन सेंटर में ये पाई जाती है। तो जब भी आपने स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करना है तो आपने जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी को साथ ज़रूर डिस्कस करना है। नेक्स्ट आप इसमें ये भी लिखेंगे, व्हेन इट इज़ टिल्टेड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस इट रिटर्न टू इट्स स्टेबल स्टेट बाय लोअरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
ऐसे बेटा आपने देखा है कि आप किसी टेबल या चेयर को थोड़ा सा हिलाकर छोड़ दें तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में या प्रीवियस पोजीशन में दोबारा वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत लो होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना लो होगा उतना ज़्यादा बॉडी स्टेबल होगी। तो जब आप उसको हिलाते हैं, थोड़ा सा ऊपर को लिफ्ट करते हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा ऊपर जाता है। जैसे ही आप जो है उसको छोड़ देते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोबारा अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस आता है, जिससे बॉडी जो है दोबारा प्रीवियस पोजीशन को गेन कर लेती है। नेक्स्ट जो है बेटा आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसकी डेफिनेशन को देखें। इफ़ अ बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन व्हेन सेट फ्री आफ्टर स्लाइटेस्ट टिल्ट इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी जो है उसको आप थोड़ा सा हिलाकर छोड़ें और अपनी वो प्रीवियस पोजीशन पर वापस ना आए तो बॉडी की जो पोजीशन थी वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की थी। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बॉडी का हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर होता है। जैसे कि ये नीचे आपको बाल जो पेन है, लेड पेंसिल आपको दिखाई गई। पहले आपने इसको इक्विलिब्रियम में देखा फिगर ए के अंदर, जैसे ही आपने थोड़ा सा इसको हिलाकर छोड़ा तो ये नीचे गिर जाती है, दोबारा अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस नहीं आती, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो इसके हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर होता है, जिसकी वजह से इसको हल्का सा भी हिलाएं तो ये अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस नहीं जाएगी। The center of gravity of the body is at highest position in the state of unstable equilibrium. Unstable equilibrium में center of gravity जो है वो highest state के अंदर होता है। नेक्स्ट जो है बेटा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की जो है वो डेफिनेशन है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को अगर हम देखें तो इसमें जो है इफ़ अ बॉडी रिमेन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन इट इज़ सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी जो है अपनी नई पोजीशन में रहे, जब हम इसको जो है प्रीवियस पोजीशन से डिस्टर्ब करें तो अपनी नई पोजीशन गेन कर ले, तो इसको हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यानी बॉडी जो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में तब होगी अगर आप उसकी पोजीशन को चेंज करें तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन चेंज ना हो, लेकिन बॉडी न्यू स्टेबल पोजीशन के अंदर चली जाए। जैसे नीचे डायग्राम में आपने बॉल देखा है, या फुटबॉल हो या कोई भी बॉल हो, उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करें तो वो रहती तो जो है नेक्स्ट पोजीशन में जाकर इक्विलिब्रियम में है, लेकिन नई पोजीशन गेन कर लेती है और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में होता है, तो इसलिए उसको हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। In neutral equilibrium, all the new states in which a body is moved are the stable state and the body remain its new position. न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में जिसमें बॉडी को थोड़ा सा आप मूव करवाएं तो अपनी नई पोजीशन में जो है स्टेबल हो जाती है, तो इसको जो है हम फिर नई स्टेट के अंदर ही उसको इक्विलिब्रियम को न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। बेटा उम्मीद है कि आज के जो क्वेश्चन है आपको समझ आए होंगे, और अगर मज़ीद इनमें कुछ समझने की ज़रूरत हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।